हेलो साथियों, आप सभी लोगों का टारगेट विद रुस्तम पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं करंट अफेयर की एक नई क्लास। इस क्लास में आपको दिसंबर माह से संबंधित सभी करंट अफेयर्स मिलेंगे जो एग्जामों में पूछे जाते हैं। ये करंट अफेयर आगामी 6 महीने में जितने भी एग्जाम होने हैं, चाहे वो लेखपाल का हो, बीडीओ का, जूनियर असिस्टेंट का हो, रेलवे का हो या आरओ का हो, उसमें पूछे जाने की संभावनाएं हैं। ठीक है, पूछे जाते भी हैं। तो अगर इससे पहले 4 क्लासेस और करंट अफेयर की हुई हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। यदि आप लोग उसको नहीं देखे होंगे तो एक बार देख लीजिएगा। यदि ये क्लास आपको पसंद आता होगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए चलते हैं अपने क्लास पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अंडमान में स्थापित होगा भारत का पहला प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र। भारत का पहला प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र यह अंडमान में स्थापित होगा। अंडमान में भी क्वेश्चन पूछेगा कि अंडमान में भी कहाँ, तो दक्षिणी अंडमान में। कहाँ पर? दक्षिणी अंडमान के चिड़िया टापू में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर? दक्षिणी अंडमान के चिड़िया टापू में स्थापित किया जा रहा है। इसकी जो कुल लागत है वो है 120 करोड़ रुपए। कितना है? 120 करोड़ रुपए। और यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत कार्य करेगा। और ये जो प्रवाल भित्ति अनुसंधान संस्थान केंद्र है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है प्रवाल भित्तियों का अनुसंधान करना, उनकी निगरानी करना और पुनर्स्थापन करना, जिसको बोलते हैं रिसर्च, माइनॉरिटिंग और रिस्टोरेशन। ठीक है। फिर कहा यह देश भर की प्रवाल भित्तियों के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में जलवायु जलवायु लचीलेपन को मजबूत करेगा। इससे तटीय संरक्षण, समुद्री जैव विविधता का दस्तावेजीकरण, संवेदनशील समुद्री परिस्थिति का संरक्षण संभव होगा। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का पहला प्रवाल भित्ति अनुसंधान संस्थान भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है, तो उसका नाम है अंडमान निकोबार। और अंडमान निकोबार में भी कहा, तो अंडमान में भी कहा, तो दक्षिणी अंडमान के चिड़िया टापू में स्थापित किया जा रहा है, जिसका जो कुल लागत है वह 120 करोड़ रुपए है। और यह किस मंत्रालय से संबंधित है, तो यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित है। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है सैयद मोदी इंटरनेशनल वुमेन्स डबल। सैयद मोदी इंटरनेशनल वुमेन्स डबल भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 का महिला डबल्स का खिताब जीता है। महिला डबल्स का खिताब जीता है। फाइनल लखनऊ में खेला गया, अपना जो राजधानी है उत्तर प्रदेश का लखनऊ में। और भारतीय जोड़ी ने जापान की तनाबे आसावा की जोड़ी को हराया। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सैयद मोदी इंटरनेशनल वुमेन्स डबल्स का फाइनल कहाँ खेला गया, तो फाइनल कहाँ खेला गया? लखनऊ में। और जो लखनऊ में खेला है, तो जो इंडियन टीम बैडमिंटन टूर्नामेंट की जो टीम है वह किसको हराया, तो जापान के तनाबे आसावा की जोड़ी को हराया। और यह जीत भारतीय महिला डबल्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। तो पहले तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सैयद मोदी इंटरनेशनल डबल किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन से। किससे? बैडमिंटन से। और इसका फाइनल कहाँ खेला गया, तो लखनऊ से। कहां पर? लखनऊ में। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड एड्स डे हर वर्ष 1 दिसंबर को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है इसका, तो HIV या फिर एड्स के प्रति जागरूकता, संक्रमित लोगों के समर्थन तथा HIV से मौतों को स्मरण करना। 2025 की थीम का है, मतलब क्या है, तो ओवरकमिंग डिस्ट्रप्शन ट्रांसफार्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स। समझ गए?
तो ज्यादातर क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर से। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर से। और यह दिवस यूनाइट्स द्वारा संचालित वैश्विक एड्स प्रतिक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत में नैको यानी कि NACO नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन HIV रोकथाम, उपचार और जागरूकता से संबंधित प्रमुख एजेंसी है। ठीक है। अभी बिहार में एक ही गांव के कई लोग इससे संक्रमित हैं, लोग उसका जांच चल रहा है अभी। तो बहुत ही खराब बीमारियां हैं, इससे बचना चाहिए। फिर कहा है कि BSF राइजिंग डे कब मनाया जाता है, तो BSF का जो फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का राइजिंग डे हर वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। BSF दुनिया की सबसे बड़ी सुरक्षा बल है, जिसकी स्थापना 1965 में भारत पाक युद्ध के बाद की गई। कब किया गया? तो भारत पाक युद्ध के बाद, कब? 1965 में। यह बल तीनों डोमेन्स से भूमि, जल और वायु में भारत की सीमाओं की सुरक्षा करता है। BSF के समर्पण, त्याग और राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को इस दिवस पर सम्मानित किया जाता है। और देश की आंतरिक सुरक्षा, सीमा पार अपराध नियंत्रण और एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशन में BSF की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। फिर क्या कह रहा है कि सरस आजीविका फूड फेस्टिवल 2025 ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आज 1 दिसंबर को नई दिल्ली में सरस आजीविका फूड फेस्टिवल 2025 का उद्घाटन किया गया है। इस आयोजन का उद्देश्य महिला SHGs यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के उत्पादों, भोजन पर आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देना है। देश भर के 25 राज्यों से लगभग 300 लखपति दीदीज और महिला समूह इसमें भाग लेंगी। यह उत्सव दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM के तहत महिलाओं की आजीविका, आर्थिक सशक्तिकरण प्रदर्शित करता है। यह मंच महिलाओं को बाजार तक पहुंच, ब्रांडिंग, बिक्री और उद्यमिता कौशल विकसित करने में मदद प्रदान करता है। तो आपसे कभी क्वेश्चन पूछेगा कि सरस आजीविका फूड फेस्टिवल का उद्घाटन कौन किए थे, तो शिवराज सिंह चौहान। और शिवराज सिंह चौहान इस समय क्या है, तो ग्रामीण विकास मंत्री हैं। पहले क्या थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। ठीक है। फिर देखिए नागालैंड स्टेट हुड डे। नागालैंड स्टेट हुड डे भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, इससे बनता भी है कि नागालैंड का राज्य दिवस हर वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2025 में नागालैंड ने अपना 63वां राज्य दिवस मना रहा है। कहूँगा 63वां राज्य दिवस मना रहा है। नागालैंड को 1963 में भारत का 16वां राज्य बनाया गया था और मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो राज्य के प्रमुख नेतृत्व करता है। यह दिवस नागा लोगों के लिए सांस्कृतिक पहचान, शांति प्रक्रिया और विकास को दर्शाता है। समझ गए? तो क्वेश्चन पूछेगा कि नागालैंड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुल्तान अजलान शाह कप। सुल्तान अजलान शाह कप मलेशिया में भारत को बेल्जियम से 0-1 हारकर रजत पदक से संतोष करना पड़ा। यानी सुल्तान अजलान शाह कप कहाँ हुआ था? मलेशिया में। और मलेशिया में भारत और बेल्जियम के बीच एक गेम हुआ था और इसमें भारत हार गया किससे? बेल्जियम से। फाइनल का एकमात्र गोल थिब्यू स्टाक ब्रोक्स ने किया था। फाइनल का एकमात्र गोल, एक ही गोल हुआ था, और कौन किया था? स्टाक ब्रोक्स ने किया था, जो बेल्जियम के थे। 6 साल बाद इस टूर्नामेंट में वापसी करने वाला भारत लगातार दूसरी बार उपविजेता रहा। मतलब 6 साल में भारत दूसरी बार उपविजेता रहा। भारत 5 बार चैंपियन है और 10 बार के विजेता ऑस्ट्रेलिया के बाद टूर्नामेंट की दूसरी सबसे सफल टीम है। कौन? अपना प्यारा भारत। यह टूर्नामेंट एशिया के सबसे प्रतिष्ठित हॉकी आमंत्रण कपों में से एक माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपसे कभी क्वेश्चन पूछेगा कि सुल्तान अजलान शाह कब किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है। और ये कहां पर हुआ था? मलेशिया में। और भारत
को रजत पदक मिला, यानी कि जीता कौन? बेल्जियम ने। कितने से? 0 भारत का है और 1 किसका है? बेल्जियम का। ठीक है। फिर ये कहा है कि बायोलॉजिकल वीपन्स कन्वेंशन के 50 साल। कहा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में आयोजित जैविक हथियार सम्मेलन के 50 वर्ष ग्लोबल साउथ के लिए जैव सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना कार्यक्रम में भाग लिया। इस सम्मेलन में 80 प्लस देशों के विशेषज्ञों, विद्वानों और प्रतिनिधियों ने बीडब्ल्यूसी के आधुनिकीकरण पर चर्चा की। जयशंकर कौन है? तो एस जयशंकर जो है भारत के विदेश मंत्री हैं, ने कहा कि अनिश्चित वैश्विक सुरक्षा माहौल में यह सम्मेलन जीवन विज्ञान में नवाचार और दुरुपयोग के बीच सुरक्षा कवच का कार्य करता है। उन्होंने जैविक खतरों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सामूहिक प्रतिक्रिया की आवश्यकता पर जोर दिया है। समझ गए? तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। और इसके दिल्ली में आयोजित के इस नेतृत्व कौन किए थे? तो एस जयशंकर। और एस जयशंकर कौन है? भारत के विदेश मंत्री हैं। और भारत ने राष्ट्रीय कार्यान्वयन योजना नेशनल इम्प्लीमेशन प्लान का प्रस्ताव रखा, जिसमें उच्च जोखिम वाले एजेंटों की पहचान, दोहरे उपयोग वाले अनुसंधान की निगरानी, घरेलू रिपोर्टिंग, घटना प्रबंधन और निरंतर प्रशिक्षण शामिल है। ये सब आप लोग थोड़ा पढ़ते रहिए। ठीक है। फिर कहा है कि बीएसएफ एडिशनल चार्ज परवीन कुमार। तो आपसे कभी क्वेश्चन पूछेगा कि बीएसएफ के जो एडिशनल चार्ज कौन लिया है? तो जनाब परवीन कुमार। आईटीबीपी के डीजी परवीन कुमार 1993 के आईपीएस बैच के हैं, 1993 बैच के आईपीएस हैं, को बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। यह प्रभार इसलिए दिया गया क्योंकि बीएसएफ के मौजूदा डीजी दलजीत सिंह चौधरी 30 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं और प्रवीण कुमार 2 दशक से अधिक समय तक इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी में भी कार्य कर चुके हैं। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स दुनिया की सबसे बड़ी सुरक्षा बल है, ये तो आपको पता है, जो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर कार्य करता है। आईपीएल इतिहास में पहली बार पावर कोच का पद। आईपीएल के इतिहास में पहली बार पावर कोच का पद दिया गया है कैरिबियाई ऑलराउंडर आद्रे रसेल ने। किसने? कैरिबियाई ऑलराउंडर आद्रे रसेल ने आईपीएल में खिलाड़ी के रूप में विदाई ले ली है, लेकिन केकेआर ने उन्हें पावर कोच नियुक्त किया है। क्या नियुक्त किया है? पावर कोच नियुक्त किया है। रसेल 11 सीजन तक केकेआर के लिए खेले और हाल ही में फ्रेंचाइजी ने उन्हें रिलीज किया था और आईपीएल इतिहासों में पहली बार पावर कोच का पद बनाया गया है। रसेल का काम खिलाड़ियों की पावर हिटिंग तकनीक यानी चौके छक्के को सुधारना होगा और रसेल आईपीएल में 50 प्लस मैच खेलने वाले बल्लेबाज में सबसे अधिक 174.17 स्ट्राइक रेट रखते हैं और 140 मैचों में 223 छक्के और 186 चौके इन्होंने लगाया है। और आईपीएल में 2000 प्लस रन और 100 प्लस विकेट का डबल पूरा करने वाले रविंद्र जडेजा के बाद दूसरे खिलाड़ी हैं। कुल 2651 रन और 123 विकेट लिए थे। ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जियोवाना डी सकेरा ने जियो जित्सु चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। तो इससे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि भारत की 10 वर्षीय युवा एथलीट जियोवाना डी सकेरा ने अबुधाबी में आयोजित वर्ल्ड प्रोफेशनल जियो जित्सु चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। तो आपसे कभी क्वेश्चन पूछेगा कि वर्ल्ड प्रोफेशनल जियो जित्सु चैंपियनशिप कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? अबुधाबी में। कहाँ हुआ था? अबुधाबी में। ठीक है। अब पूछा है कि इन्होंने यह पदक इन्फेंट या गर्ल जी कैटेगरी में हासिल किया। जियोवाना 28 किलो से कम भार वर्ग में प्रतिस्पर्धा कर रही थी। इतनी कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के लिए विजय हासिल करना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कितनी एज की थी? मात्र 10 साल की। फिर देखिए, फिर एक नया टॉपिक दिया है कि एशिया पावर इंडेक्स 2025 में जो इंडिया का रैंक है वो थर्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि एशिया पावर इंडेक्स 2015 यानी 2025 में इंडिया का जो रैंक है वह थर्ड रैंक है। तो देखिए, लोबी इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया के इंस्टीट्यूट है द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौवें स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है। यह सूचकांक 27 देशों या क्षेत्रों, 131 संकेतकों और 8 प्रमुख क्षेत्रों
सैन्य क्षमता, आर्थिक सामर्थ्य, कूटनीति प्रभाव, रक्षा नेटवर्क, सांस्कृतिक प्रभाव और रेसिलियंस, फ्यूचर्स, रिसोर्स आदि पर आधारित है। भारत ने 100 में से 40 अंक हासिल किए। पिछले वर्ष की तुलना में 2% की वृद्धि और पहली बार भारत को मेजर पावर यानी कि मुख्य शक्ति श्रेणी में रखा गया है। भारत की पोस्ट पैंडेमिक आर्थिक सुधार, तकनीकी प्रगति और बढ़ती भू राजनीतिक सक्रियता इसकी रैंकिंग सुधार के प्रमुख कारण रहे हैं। रैंकिंग सुधार के प्रमुख कारण रहे हैं और सूचकांक में अमेरिका प्रथम, चीन सेकेंड नंबर पर है और भारत थर्ड नंबर पर है। भारत एशिया में अपनी सामरिक और आर्थिक प्रभावशीलता के कारण तेजी से उभरती शक्ति माना जा रहा है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि चाइना लॉन्च आर्कटिक एक्सप्रेस शिपिंग रूट। तो चीन ने आर्कटिक एक्सप्रेस नाम की नई शिपिंग सेवा शुरू की, जो चीन के निंगबो झोउशान बंदरगाह को यूके के फेलिक्स स्टोवे बंदरगाह से जोड़ती है। यह मार्ग नॉर्थर्न सी रूट NSR के माध्यम से चलता है, जो पारंपरिक स्यूज कैनल रूट का एक तेज विकल्प है। यह समय 40+ दिनों से घटकर लगभग 18 दिन रह जाता है, यानी समय में बड़ी कमी। और इस नए रास्ते से लॉजिस्टिक लागत और कार्बन उत्सर्जन में लगभग 50% कमी होने का अनुमान है। मार्ग रेड सी, स्यूज कैनल और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे अस्थिर व भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों से बचता है, जिससे सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ती है। तो चीन तो आप जानते ही हैं कि बहुत आगे की सोचता है और काफी तरक्की भी कर रहा है अपना पड़ोसी देश चीन। लेकिन हम लोग अपनी जो देश है, कंट्री है इंडिया, इसकी तुलना किससे करते हैं? नेपाल से करेंगे, भूटान से करेंगे, पाकिस्तान से करेंगे, अफगानिस्तान से करेंगे, श्रीलंका से करते हैं। लेकिन जीवन में देखिए, बात बताते हैं आपको, जीवन में कभी भी अपने से छोटे व्यक्ति से तुलना नहीं करना चाहिए। आपको अगर बहुत ऊंचाइयों तक जाना है तो बड़ा सोच रखिए और बड़ा सोच के साथ हमेशा बड़े लोगों के बारे में सोचिए। जिंदगी का दो बहुत अच्छा नियम है और जीवन कहता है कि अगर आपको मुस्कुराना है, अपने आप में खुशी महसूस करना है, तो आप अपने से छोटे लोगों में कंपेयर कीजिए। और यदि आपको अपने जीवन में सीरियस होना है, तरक्की करना, आगे बढ़ना है, तो आप हमेशा अपने से बड़े लोगों से कंपेयर कीजिए। तब आपको पता चलेगा कि हम कहाँ हैं और ये दुनिया कहाँ जा रही है। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। इसमें दिया है कि सेफ विजय कुमार को 2025 का ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया गया है। सेफ विजय कुमार को CCN न्यूज 18 इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2015 में ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर सम्मान दिया गया है। हाल ही में इन्होंने प्रतिष्ठित जेम्स बियर्ड अवार्ड चीफ न्यूयॉर्क स्टेट भी जीता था। तमिलनाडु के नाथम से आने वाले विजय कुमार की पाक शैली में पारंपरिक दक्षिण भारतीय स्वाद, लकड़ी पर पकाने की तकनीक और पारिवारिक रेसिपी शामिल है। यह न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में काम करते हुए तमिल व्यंजनों को वैश्विक पहचान दिलाने में सफल रहे। यह पुरस्कार उनके नवाचार, सांस्कृतिक विरासत और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को सम्मानित करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था और ये बहुत खुशी की बात है कि एक इंडियन न्यूयॉर्क में रह करके अपने कल्चर को बचाने का प्रयास कर रहे हैं और हम इंडियंस इंडिया में रहकर अपने कल्चर को डुबाने का प्रयास कर रहे हैं। यही तो अंतर है। ठीक है, फिर का जय शाह को इंडियन ऑफ द ईयर 2050 से सम्मानित किया गया है। जय शाह किनके पुत्र हैं? अमित शाह जी के। अमित शाह कौन है? होम मिनिस्टर हैं इंडिया के। तो दिया है कि जय शाह को इंडियन ऑफ द ईयर 2015 से सम्मानित किया गया है। ICC अध्यक्ष जय शाह को CCN न्यूज 18 इंडियन ऑफ द ईयर 2015 और स्टैंडिंग अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। उन्हें यह सम्मान भारतीय और वैश्विक क्रिकेट में परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए दिया गया है। शाह ने महिला प्रीमियर लीग WPL की शुरुआत की और महिला पुरुष क्रिकेटरों के वेतन में समानता लागू किया। ठीक है,
उनके कार्यकाल में क्रिकेट का आधुनिकीकरण, मीडिया सुधार तथा ओलंपिक में क्रिकेट शामिल करने के प्रयास तेज हुए। यह पुरस्कार जैसा कि दूरदर्शी और प्रभावी प्रशासनिक नेतृत्व की मान्यता दी गई है। और इनके बारे में भी कहा जाता है कि जैसा एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी क्रिकेट नहीं खेला लेकिन आज आईसीसी के चेयरमैन हैं। समझ गए, आईसीसी के चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं। तो आप सोचिए कि भारत देश कितना तरक्की कर रहा है, एक हम लोग हैं कि तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। फिर दिया है कि अभिनेता श्री कंठैया उमेश का 80 वर्ष में निधन। और ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो अभिनेता है इनका संबंध किससे था, किस क्षेत्र से था, तो ये अभिनेता है। और श्री कंठैया उमेश का 80 वर्ष का निधन हो गया। उमेश जो नाम है इनका, उमेश ने अपने करियर में 350 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने कई फिल्मों में रजनीकांत जैसे बड़े कलाकारों के साथ भी काम किया। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें कॉमिक रोल्स, सपोर्टिंग एक्टिंग के लिए विशेष रूप से जाना जाता था। उनका योगदान दक्षिण भारतीय सिनेमा की बहुमूल्य विरासत का हिस्सा माना जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा कि ये किस फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित थे, तो कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित थे। फिर कहा है कि ऑस्कर विनर टॉम स्टॉपर्ड का निधन। और टॉम स्टॉपर्ड कहाँ संबंधित है, तो ये ब्रिटिश संबंधित है। तो ब्रिटिश स्क्रीन प्ले राइटर और नाटककार टॉम स्टॉपर्ड का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्हें फिल्म शेक्सपियर इन लव के लिए ऑस्कर पुरस्कार मिला था। 1997 में उन्हें महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा नाइट्स की उपाधि प्रदान की गई थी। उनके प्रसिद्ध नाटकों में जंपर्स, ट्रेविस्टीज, द रियल थिंग्स और अरेकेडिया शामिल है। स्टॉपर्ड को आधुनिक अंग्रेजी नाटककारों में सबसे प्रभावशाली लेखकों में गिना जाता है, तभी तो करंट अफेयर में इनका नाम आया है। नहीं तो मरने वाले तो बहुत लोग हैं दुनिया में, मर जाते हैं, इनका नाम तक नहीं लोग जानते हैं। फिर कहा विराट कोहली एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले प्लेयर बने। 30 नवंबर को विराट कोहली ने वनडे में 52वां शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। किसका रिकॉर्ड तोड़ दिया? सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। विराट अब किसी एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। ठीक है, इसके साथ ही पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा सिक्स लगाकर पाकिस्तान के प्लेयर शाहिद अफरीदी के 351 छक्कों के वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। तो दो ही क्रिकेटर तो हमको पता ही है, एक विराट कोहली है, एक रोहित शर्मा है, और इनका रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाता है। तो जन्म हुआ है कि रिकॉर्ड बनाने के लिए। फिर देखिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 4 दिसंबर को 2 दिवसीय भारत आए थे। ठीक है, तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर को 2 दिवसीय भारत दौरे पर आएंगे और 23वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में शामिल होंगे। यह यात्रा विदेश मंत्रालय द्वारा 28 नवंबर को आधिकारिक रूप से घोषित की गई। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यह पुतिन की पहली भारत यात्रा होगी। और रूस की राजधानी कहाँ है ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और बैठक में रूसी तेल खरीद, S-400 मिसाइल सिस्टम और सामरिक संबंधों पर महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ताएं होने की संभावनाएं हैं। रूस और भारत काफी मित्र देश पहले से थे लोग, जब भारत आजाद हुआ तब से। और अमेरिका नहीं चाहता है कि भारत और रूस के बीच एक अच्छे संबंध बने, इसलिए भारत पर लगातार टैरिफ लगा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि जो रूस जो है वह भारत से अलग हो जाए, मतलब भारत और रूस के बीच कोई संबंध न हो। भारत रूस से पेट्रोल न खरीदे, कोई भी सामान न खरीदे। अब देखिए, अब चूंकि यह वैश्विक स्तर का विदेश नीति का ये मामला है, तो अब देखिए सरकारें क्या करती हैं। और हाल ही में कई बार आप देखे न्यूज में आ भी रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार अपने यहाँ कह देता है कि 500% टैरिफ लगेगा, 100% टैरिफ लगेगा, ताकि भारत में जो भी आइटम्स दर्शाती हैं, जो भी वस्तु दर्शाती हैं, तो ज्यादा पैसे देकर के आएंगी, तो महंगाई अपने यहाँ बढ़ेगा। महंगाई तो उससे चरम सीमा छू ही रही है। ठीक है, फिर का डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल की 60वीं ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस। तो कहा 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ में डीजीपी और आईजीपी की 60वीं ऑल इंडिया सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई। यह कॉन्फ्रेंस रायपुर में आयोजित की जा रही है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल शामिल हुए हैं। और अजीत डोभाल जी का अभी एक बयान सामने आया था कि उन्होंने कहा था कि जो पहले के लोग थे वो हमारे मंदिर को लूटे। बात
कितना मतलब बेकार लगता है कि इतने पढ़े लिखे और प्रशासनिक पद पे बैठा एक इंसान बोलता है कि पहले के लोगों के बारे में सोचते हैं लोग, ये बोलते हैं कि पहले लोग आक्रमणकारी आए, लोग मंदिरों को लूटा, तब हम बेबस थे, आज हम बेबस नहीं है। लेकिन आप जरा सोचिए, जरा सुनिए, समझिए कि इनके दो बच्चे हैं लोग, और दोनों बच्चे ब्रिटेन का, तो कोई दूसरे देशों का नागरिकता लेकर के वहां करोड़पति हैं, सब कमा रहे हैं पैसे सब। लेकिन बदला कौन लेगा? जो गरीब किसान वर्ग के लोग हैं, जो बेरोजगार हैं, जिनके पास कोई रोजगार के साधन नहीं है। ये जो व्यक्ति हैं जो प्रशासनिक पद पर बैठे हैं इस समय, लोग वह फ्यूचर की प्लान नहीं करते हैं लोग कि आगे भारत को कैसे लेकर जाना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कैसे इनका इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें, कैसे युवाओं को रोजगार के बारे में सोचें, इनके नए नए स्किल्स सिखाएं ताकि अपने देश तरक्की करें। जो भी प्रोडक्ट्स हम बाहर कंपनी से मंगाते हैं, विदेशी कंपनी से मंगाते हैं, तो हमारे युवा कैसे इंडिया में उसको लॉन्च करें, बनाएं, उसको प्रोड्यूस करें और यही मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में उसको बेचें, सेल करें, तब ना इंडिया आगे बढ़ेगा। लेकिन इंडिया को आगे नहीं बढ़ना है। क्यों? क्योंकि हम लोग मंदिर मस्जिद विवाद से संबंधित हम लोग पड़े रहते हैं, हिंदू मुसलमान से पड़े रहते हैं। हमको ये पता है कि जो बाहर के लोग आए, इंडिया को लूटा, मंदिर को लूटा, हम लोग असहाय थे, नहीं कुछ कर पाए। तो हम ये कहते हैं कि आज दुनिया कहाँ चली गई, तरक्की कर रही है, लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज भी हमारे यहाँ भूखमरी है और आज भी क्राइम होता है, लोग आज भी परेशान है, लोग रोजगार के लिए। आज भी आप चले जाइए, अभी बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में, चाहे बड़ी बड़ी किसी मेडिकल कॉलेज में, तो लाइन लगी हुई है मरीजों का। कोई अपना बच्चा लेकर रो रहा है, कोई अपनी माँ को लेकर रो रहा है, कोई बाप को लेकर रो रहा है, कोई भाई को लेकर रो रहा है। उस पर सरकार चर्चा नहीं करेगी। चर्चा किस पे करना है? बस किस पर? मंदिर मस्जिद पर। तो अजीत डोभाल चूंकि ये एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के हेड है, इनको तो सोचना चाहिए। लेकिन क्या करेंगे, खुद बच्चे, इनके खुद बच्चे दूसरे देश की नागरिकता लेकर के लोग पैसे कमा रहे हैं, लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब कर रहे हैं लोग। क्या करेंगे? ये लोग बोलते हैं लोग ना। फिर कहा, देश भर के प्रमुख पुलिस प्रमुखों और सुरक्षा अधिकारियों की उपस्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। यह सम्मेलन देश की आंतरिक सुरक्षा रणनीति और पुलिस आधुनिकीकरण के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल की 60वीं ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? तो यह हुआ था कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में भी कहाँ पर? रायपुर में। और इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह और नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के जो अध्यक्ष है, जो हेड हैं, अजीत डोभाल भी शामिल थे। ठीक है। ये फिर कहा कि काशी तमिल संगमम का चौथा संस्करण, वही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। इस पर एक और क्लास वीडियो बनाएंगे हम, शॉर्ट वीडियो। काशी तमिल संगमम का चौथा संस्करण 2 दिसंबर को बनारस यानी वाराणसी उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संयुक्त रूप से किया। और इसका मुख्य उद्देश्य उत्तर और दक्षिण भारत के सांस्कृतिक व ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करना है। इस आयोजन का विशाल उद्घाटन समारोह नमो घाट कहाँ? बनारस में, वाराणसी पर आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत सांस्कृतिक एकता व आदान प्रदान को बढ़ावा देता है। देखिए, काशी तमिल संगमम का जो आयोजन करने का जो मेन रीजन है, वो नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से कनेक्ट करना है, ताकि जो हमारी ये कल्चर है वो वैसे विद्यमान रहे, उसको हम लोग बचा पाए। ठीक है। फिर कहा है कि भारत पहली बार अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव सहायता संस्थान इंटरनेशनल आइडिया की अध्यक्षता करेगा। भारत पहली बार अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव सहायता संस्थान का अध्यक्षता करेगा। तो देखिए, कहा है कि भारत को पहली बार इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस की अध्यक्षता के लिए आमंत्रित किया गया है। भारत की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार स्टॉकहोम स्वीडन में इसकी अध्यक्षता करेंगे। सोचिए कि इंडिया का जो ईसी के जो हेड है, अध्यक्ष है ज्ञानेश कुमार जी, ये स्टॉकहोम यानी कि स्वीडन में इसकी अध्यक्षता करेंगे। और अभी बिहार का जो चुनाव हुआ था उसमें भी आप लोग देखे ही थे, उसमें भी कहा गया था कि इन पर कई आरोप लगा हुआ था, लेकिन उसका कोई भी इन्होंने कॉन्फ्रेंस नहीं किया। फिर क्या है, भारत में आइडिया का संस्थापक सदस्य भी है। भारत जो अपना देश है वो आइडिया का संस्थापक सदस्य भी है।
यह जिम्मेदारी भारत की वैश्विक लोकतांत्रिक नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप थोड़ा याद कर लीजिएगा। फिर कहा है कि भारत का पहला वाटर पॉजिटिव दर्जा पाने वाला एयरपोर्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला वाटर पॉजिटिव दर्जा पाने वाला एयरपोर्ट बन गया है। आईजीए की वार्षिक यात्री क्षमता 4 करोड़ से अधिक है। वाटर पॉजिटिव स्टेटस का अर्थ है एयरपोर्ट उपयोग से अधिक पानी रिचार्ज या संरक्षित करना। ठीक है, एयरपोर्ट उपयोग से अधिक पानी रिचार्ज या संरक्षित करना ही है। और यह उपलब्धि आईजीआईए को दीर्घकालिक नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। फिर कहा है कि रोहित शर्मा ने रचा इतिहास, ओडीआई में बनाया छक्कों का वर्ल्ड रिकॉर्ड। भारतीय ओपनर रोहित शर्मा ने शाहिद अफरीदी को पीछे छोड़ते हुए वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बनकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह उपलब्धि उन्होंने 30 नवंबर 2025 को रांची में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले ओडीआई में हासिल की। मैच से पहले रोहित ने के नाम 349 सिक्स, अफरीदी के 351 थे। रोहित ने लगातार 2 छक्कों से रिकॉर्ड की बराबरी की और 392वां सिक्स जोड़कर नया रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने यह रिकॉर्ड 60वीं ओडीआई हाफ सेंचुरी बनाते हुए हासिल किया और पारी 57 अंक के 50 गेंद पर 5 चौके 3 छक्के। यह उपलब्धि रोहित की विस्फोटक और निरंतरता वाली बल्लेबाजी को सीमित ओवरों की क्रिकेट और भी प्रतिष्ठित बनाती है। तो दो लोग बारे में आप याद कर लीजिए, विराट कोहली के बारे में और किसके बारे में, रोहित शर्मा के बारे में। ये फिर क्या है, कंट्रोलर ऑफ वार्षिक प्रोडक्शन एक्विजिशन का पदभार एडमिरल संजय साधु ने 28 नवंबर 2025 को कंट्रोलर ऑफ वार्षिक प्रोडक्शन एंड एक्विजिशन का पदभार संभाला है। 38 वर्षों की सेवा के बाद रिटायर हो रहे उपाध्यक्ष एडमिरल राजाराम स्वामीनाथन के उत्तराधिकारी बने। एडमिरल साधु ने 1987 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया और राष्ट्र की लंबी उत्कृष्ट और तकनीकी सेवा दी। अपने सेवा काल में महत्वपूर्ण युद्धपोतों जैसे आईएनएस विराट, आईएनएस ब्रह्मपुत्र और आईएनएस दूनेगिरी पर कार्य कर चुके हैं। तो बहुत ही प्रभावशील व्यक्ति हैं एडमिरल संजय साधु। ठीक है, एडमिरल संजय साधु। फिर कहा कि भारत आईएमओ काउंसिल कैटेगरी बी में दोबारा निर्वाचित हुआ है। तो भारत को 28 नवंबर 2025 को आईएमओ काउंसिल में दोबारा निर्वाचित किया गया है, जहां उसे 154/169 वोट मिले हैं, यानी कि 169 में 154। यह श्रेणी में सबसे अधिक वोट है। लगातार दूसरा कार्यकाल है जो भारत कैटेगरी बी में टॉप वोटर गेटर रहा है, जो उसकी बढ़ती वैश्विक समुद्री शक्ति को दर्शाता है। चुनाव आईएमओ की 34वीं महासभा लंदन में आयोजित हुआ था और यह उपलब्धि भारत के अमृतकाल मैरीटाइम विजन 2047 को मजबूत आधार देती है। आईएमओ काउंसिल संगठन का कार्यकारी अंग है जो नीतिगत दिशा, बजट और वैश्विक समुद्री मामलों से जुड़े प्रमुख निर्णयों का संचालन करता है। कैटेगरी बी उन देशों की है जिनका अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार इंटरनेशनल सीबॉर्न ट्रेड में बड़ा हिस्सा होता है और भारत इस श्रेणी में जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, स्वीडन, नीदरलैंड, ब्राजील जैसे देशों के साथ आता है। तो ये क्लास यदि आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।